नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। यहां कांग्रेस के सामने बड़ी परेशानी है। कांग्रेस की नाव मजबूत है, लेकिन सतह के नीचे हलचल बड़ी तेज है। बेंगलुरु की पुलकेशी नगर एससी सीट पर कांग्रेस के सामने चुनौती है। 2018 में 80,000 से ज्यादा वोटर्स या कहीं वोट से जीते थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति। इस सीट से लगातार 2 बार कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति बागी हुए हैं। इस बार श्रीनिवास मूर्ति की जगह एसी श्रीनिवास को टिकट मिल गया है। सिद्धार्थ मिया के कहने से जदस छोड़कर आए थे श्रीनिवास मूर्ति और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार के गुट से आते हैं एसी श्रीनिवास। यानी टिकट बंटवारे में ही आपसी रंजिश कर्नाटक कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है। टिकट नहीं मिलने पर श्रीनिवास मूर्ति अब निर्दलीय उम्मीदवार हो गए हैं। शिव कुमार पर लगा रहे हैं टिकट कटवाने का आरोप। और कमाल की बात यह है कि जिस सीट पर कांग्रेस जीत सकती थी उसी सीट पर अब अपने ही बागी से वो लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी वोटिंग में वक्त है, तो सवाल यह है कि निर्दलीय के तौर पर जो पर्चा भरा गया है, क्या वो पर्चा वापस हो गया या फिर मैदान में वो नजर आएगी। और बात करते हैं सलमान खुर्शीद की, क्योंकि कांग्रेस में एक बार फिर से सलमान खुर्शीद की सरप्राइज एंट्री हुई है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने खत्म कराया खुर्शीद का सियासी वनवास। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में सलमान खुर्शीद को आमंत्रित किया गया। खड़गे जानते हैं सलमान खुर्शीद और नीतीश कुमार में बेहद मधुर संबंध है, तभी खड़गे और नीतीश मसले में खुर्शीद के अनुभव का लेना चाहते हैं फायदा। विपक्षी एकता की दिशा में नीतीश के साथ हुई बैठक में खुर्शीद मौजूद रहे थे। लोकसभा चुनाव हार के बाद सलमान खुर्शीद सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, या कहीं कि खेमा ऐसा था जिन्होंने उनको दूर कर दिया था। लेकिन खड़गे के आने के बाद और 2024 के तैयारियों के बीच में महागठबंधन में खड़गे को ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश के साथ मधुर संबंध चाहिए और बातों के साथ एक सामंजस्य चाहिए तो फिर खुर्शीद की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर लग रहे तरह तरह के कयास। हालांकि अजीत पवार ने की है राकापा में बने रहने की घोषणा। देवेंद्र फडणवीस की तरफ अजीत पवार का झुकाव कुछ ज्यादा और वो जग जाहिर है। राकापा में सुप्रिया सुले के बढ़ते दबदबे से अजीत पवार की चिंता बढ़ गई थी और वो चिंतित थी। भतीजे अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते शरद पवार। क्या अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर सकते हैं अजीत पवार? बीजेपी को अजीत पवार का समर्थन मिलने का पूरा भरोसा है। और महाराष्ट्र की सियासत को जब आप समझेंगे तो अक्सर ऐसा दिखाई देगा कि भतीजा चाचा से अलग ही राह पर चलता हुआ नजर आता है। फिर बात चाहे ठाकरे परिवार के कर लीजिए। उद्धव ठाकरे को जब बाला साहेब ठाकरे का वारिस घोषित किया गया तो राज ठाकरे अलग पार्टी बनाकर अलग राह पर चलते हुए नजर आए। और इसी तरीके का रिलेशन अजीत पवार और शरद पवार के बीच का है। अजीत पवार खुद को शरद पवार के वारिस के तौर पर देखते हैं, राकापा में अगले चीफ के तौर पर देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां जो पावर बढ़ी है उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अजीत पवार अब यहां से बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, इनकी राजनीति में जो हस्तक्षेप है, राकापा में जो हस्तक्षेप है वो बढ़ती जा रही है। और इससे अजीत पवार को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अंत में भतीजे को अलग राह पर ही चलना पड़े, तो वक्त रहते क्यों ना चला जाए। भारत की आबादी अब चीन से ज्यादा हो गई है। कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी है। आबादी के अलावा अभी कई क्षेत्रों में चीन से बहुत पीछे है भारत। बात करते हैं वो जीडीपी की, बात करते हैं बेरोजगारी की, बात करते हैं वार्षिक महंगाई के आंकड़ों। और वो कह रहे हैं कि चीन से जब इनकी तुलना की जाएगी तो इन आंकड़ों पर भी गौर करने की जरूरत है। सिर्फ इतना गौर नहीं किया जाना चाहिए कि चीन से हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। वो भी कह रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो इसका पॉजिटिव साइड क्या है, सकारात्मक पहलू क्या है। क्या चीन के बराबर हमारे आर्थिक मोर्चे पर हम आगे बढ़ गए हैं? अगर हमारे यहाँ युवा ज्यादा है तो क्या बेरोजगारी कम है? क्या उनके लिए हम संसाधन बना पा रहे हैं? राज्यसभा सांसद है पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल।
बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहां पर SC, ST, OBC और EWS आरक्षण फंस गया। छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने सरकार को वापस लौटाया विधेयक। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने विधेयक को वापस लौटा दिया। राजनीतिक मामला है, सीएम से पूछे, बृजभूषण हरिचंदन ने ये कमेंट किया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी, और 2 दिसंबर 2022 को पारित हुआ था आरक्षण संशोधन विधेयक। जाहिर है कि कोई भी विधेयक उस स्टेट के अंदर कानून तब बनता है जब राज्यपाल की अनुमति होती है, राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं। लेकिन यहां बृजभूषण ने इसको वापस कर दिया। वापस करने का मतलब यह है कि एक बार इस पर फिर से पुनर्विचार होगा। पुनर्विचार के बाद जो बदलाव यहां राज्यपाल की तरफ से किए गए होंगे, उन बदलावों को क्या स्वीकार करते हुए एक नया विधेयक पारित कर राजभवन भेजा जाएगा। सवाल यह है कि यहां इलेक्शन है, और इलेक्शन में SC, ST, OBC और EWS ये दरअसल वो मोर्चा है जो हराता भी है और जिताता भी है, सत्ता बनाता भी है, सत्ता बिगाड़ता भी है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि राज्यपाल दरअसल आरक्षण विरोधी है और इसके जरिए बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से देश में अब लू का खतरा बढ़ गया है। देश में 90% हिस्से ऐसे हैं जहां लू का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। लू के थपेड़े तेज हो रहे हैं। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर चेतावनी दी। कुछ जगहों का जिक्र किया है, मसलन मुंबई, पुणे के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में लू चलती नजर आएगी। पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्व भारत, गुजरात, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में तापमान 40 से 44 डिग्री रहने का संकेत है। वहीं आज और कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि संभव है। राजस्थान में अंधड़ का अंदेशा है और 2-3 दिन पहले अंधड़ आ भी चुका है। अगले 5 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना नजर आती है। बात करते हैं वाहन स्क्रैप सेंटर, जो अभी तक प्रदेश के लिए सपने जैसा है। बढ़ गया प्रदेश के पहले वाहन स्क्रैप सेंटर के शुरू होने का इंतजार। कई राज्यों में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे हैं स्क्रैप सेंटर, लेकिन प्रदेश में अभी तक इनका खाता ही नहीं खुला है। और लापरवाही की इंतहा ये देखिए कि रिपोर्ट आई है। जयपुर RTO में आवेदन करने वाले सेंटर का दौरा कर बनाई गई है रिपोर्ट, लेकिन इन रिपोर्ट से कुछ बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की गई। अब आपत्ति निस्तारण के बाद ही मंजूरी मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रैप पॉलिसी आई थी, उस स्क्रैप पॉलिसी में दरअसल ये था कि पेट्रोल की कारें 15 साल और डीजल की कारें 10 साल। ये दिल्ली NCR के अंदर था कि इससे अगर पुरानी कार है तो उसमें 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पहला, आप उसको कंपनी में दीजिए, डिस्काउंट लीजिए, स्क्रैप कराइए। दूसरा, आप खुद उसको स्क्रैप कराइए और नई गाड़ी ले लीजिए। राजस्थान में अभी तक स्क्रैप सेंटर नहीं है। विदेश से लाए गए चीतों का नया नामकरण किया गया है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए थे चीते। प्रधानमंत्री ने मन की बात में दिया था नए नाम रखने का सुझाव। 25 सितंबर 2022 को मन की बात में दिए गए सुझाव पर अमल कर दिया गया है। और नाम क्या रखे गए हैं जरा देखिए। जिसको अभी तक एल्टन का नाम दिया गया था, या कहीं कि जो खुद को एल्टन समझता था, अब वो गौरव हो गया है। जो खुद को फ्रेडी समझता था, अब उसका नाम कर दिया गया है शौर्य। नामीबियाई चीतों के नाम थे टिबिलिसी, सियासा, सवन्ना, ओमान। अब इनके नाम क्या हो गए? इनके नाम नए नाम हो गए हैं धात्री, ज्वाला, नाभा और पवन, क्योंकि अब ये नामीबिया में नहीं रह रहे, अब ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो नाम भी हिंदुस्तान। एक ऐसे नाम जिनको आम आदमी समझ सके। अब ये चीता उन नामों को कितना समझेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के जो नाम हैं उनमें और भी नाम है। दक्ष है, नीरव है, वायु है, अग्नि है, गामिनी है, तेजस है, प्रभास है और पावक है। अब जो नाम हमने गिनाए दरअसल ये मिसाइल के नहीं है, लेकिन जो रफ्तार के साथ जंगलों में दौड़ते हैं उन चीतों के नाम है अक्सर वायु, अग्नि, तेजस। ये वो नाम है जो हम मिसाइल के रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 और 25 अप्रैल को दौरा करने वाले हैं। दौरा कहां का करेंगे? दौरा करेंगे मध्य प्रदेश का, केरल का और दादर और नगर हवेली का, दमन द्वीप का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
24 अप्रैल को 19,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अगले दिन की बात कीजिए 25 अप्रैल की। 25 अप्रैल को पीएम त्रिवंतपुरम सेंट्रल में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते नजर आए। रेलवे स्टेशन और 3200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और यकीनन जब इनका शिलान्यास होगा तो फिर एक वक्त वो भी आएगा कि ये परियोजनाएं बनकर तैयार होंगी, इनका लोकार्पण होगा और फिर जनता को जब ये समर्पित होंगी तो जिंदगी थोड़ी सी आसान होती नजर आएगी। कांग्रेस को कर्नाटक में 5 बार के विधायक केजे जॉर्ज की सलाह है, सत्ता की बजाय संगठन मजबूत करने पर फोकस होना चाहिए। बेंगलुरु की सर्वांगन नगर सीट से कांग्रेस विधायक केजे जॉर्ज नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। केजे जॉर्ज सिर्फ कर्नाटक ही नहीं पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस की यही समस्या है। पूर्व गृह मंत्री जॉर्ज के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है। हालांकि उन्होंने जो सजेशन दिया है, उन्होंने जो सुझाव दिया है, उसको कितना माना जाएगा ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन जो 5 बार का जीता हुआ विधायक है, यकीनन वो ये तो जानता है कि अगर बीते चुनाव में वहां हारे तो क्यों हारे और वहां जीते तो क्यों जीते। और ये भी सच है कि चुनाव सरकारें नहीं लड़ा करती, चुनाव संगठन लड़ा करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता संगठन के होते हैं। और जब घर घर वोट मांगने की बात आती है तो वो कार्यकर्ता होते हैं जो 6-6 महीने लोगों को याद दिलाते हैं कि साहब आपको वोट देना है, क्योंकि पीछे 4.5 साल से मैं आपके साथ हूं। मंत्री विधायक तो कभी कभार उनके बीच में से हाथ जोड़कर माला पहनकर निकल जाते हैं। संगठन जिसका मजबूत होता है वही पार्टी जमीन पर जनता के बीच में जुड़ी होती है। और शायद यही इशारा यहां किया जा रहा है केजे जॉर्ज की तरफ से। वहां चुनाव है, कांग्रेस उम्मीद लगाकर बैठी है कि वहां उनकी सत्ता आने वाली है, लेकिन संगठन के दम पर आएगी या फिर विधायकों के चेहरों के दम पर, ये चुनाव के परिणाम तय करें। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे जो बाइडेन। 25 अप्रैल को कर सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बाइडेन ने इसी दिन की थी 2020 का इलेक्शन लड़ने की घोषणा। एक वीडियो के जरिए चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे बाइडेन। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि वो 25 अप्रैल को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हालांकि चुनाव लड़ने की घोषणा की तारीख आगे बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन अब इसके पीछे हो सकता है कि अमेरिका बहुत विस्तारवादी और विकासवादी हो सकता है, लेकिन ये टोटके तो हर जगह चलते हैं। अब उनको लग रहा होगा कि भाई पिछली बार इसी तारीख को घोषणा की थी तो मैं प्रेसिडेंट बन गया, चलिए इस बार फिर इसी तारीख को करते हैं। हो सकता है इस तारीख के साथ उनका कोई आत्मीय कनेक्शन भी हो। लेकिन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को बड़ा झटका लगा है। धमकाने के आरोपों से घिरे डिप्टी पीएम डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए राब ने लिखा, मैंने जांच के लिए कहा और इस्तीफा देने का वचन दिया। अब अगर इसमें धमकाने का कोई पता चला है तो मेरा मानना है कि अपने शब्दों पर अटल रहना महत्वपूर्ण है। दरअसल ऋषि सुनक को राब के खिलाफ मिली थी डराने धमकाने की शिकायतें और इसके बाद उन्होंने जांच के लिए नियुक्त किया था वरिष्ठ वकील एडम टॉमी को। टॉली द्वारा शिकायतों को सही ठहराए जाने पर राब पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी। अभी तक जो सोच रहे थे कि भाई हम तो ट्विटर पर एक नीली चिड़िया के साथ एक ब्लू बैज के साथ चल रहे हैं, उन सबके हटा दिए गए हैं। अब एलन मस्क ने कहा है कि रोकड़ा देंगे तो ब्लू टिक मिलेगा और यही वजह है कि ट्विटर हैंडल से हटाए नेताओं और सेलिब्रिटीज ने ब्लू टिक। आधी रात से गायब हुए ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक वेरिफिकेशन की लेगेसी खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी, मुख्यमंत्री गहलोत, प्रियंका गांधी, मायावती, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल, सीएम योगी, विराट कोहली, सलमान खान, अमिताभ बच्चन तक, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, फुटबॉलर रोनाल्डो के ट्विटर से ब्लू टिक गायब हो गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री अशोक चांद्रा, प्रताप सिंह खाचरियावास, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक अभी लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सब्सक्राइब किया गया हो वक्त से पहले या हो सकता है कि अभी हटने की कगार पर हो। लेकिन कमाल की बात यह देखिए कि जिस देश में जिनके चेहरों को सब मानते हैं और जिनके चेहरे अपने आप में आधिकारिक है,
जिनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। ट्विटर के एलन मस्क साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप भी हमारे लिए क्रेडिबल तभी है, आपको भी ब्लू टिक तब मिलेगा जब आप अपनी जेब को ढीला करेंगे, हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में जिनको पूरा विश्व जानता है उनको यह बताने के लिए कि मैं वेरीफाइड हूं, क्या वो सब्सक्रिप्शन लेंगे? ये एक बड़ा सवाल। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में बिरला की वापसी, कंपनी ने कुमार मंगलम बिरला को बनाया एडिशनल डायरेक्टर। बिरला ने करीब 2 साल पहले छोड़ दिया था वोडाफोन आइडिया का साथ। तब कंपनी के चेयरमैन थे इंडियन बिलियनियर कुमार मंगलम बिरला। इस फैसले के बाद 7% से ज्यादा चढ़े कंपनी के शेयर 20 अप्रैल से कंपनी के बोर्ड में शामिल हो चुके हैं बिरला। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने मेगा जॉब फेयर का अवलोकन किया, चंद्रवर्धाई खेल स्टेडियम में जॉब फेयर को संबोधित किया और कहा कि जल जीवन मिशन सोलर में आगे बढ़ रहे हैं। गांव और शहर में शानदार सड़कें बनी हैं। सरकार ने जो बीड़ा उठाया है वो काम कर रही है। सरकार ने घोषणा की कि 5 लाख नौजवानों को 50,000 का लोन देंगे, लेकिन बैंक वाले सहयोग नहीं कर रहे। कुछ लोगों को मुश्किल से मिला। बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों डूब जाता है, मगर नौजवानों का कुछ पैसा डूब जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। राजस्थान उभरता हुआ राजस्थान है, कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए। अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन। मुख्यमंत्री गहलोत ने मेगा जॉब फेयर का अवलोकन किया। चंद्रवर्धाई खेल स्टेडियम में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान का ऐसा माहौल बनाने की इच्छा है जहां निवेश बढ़े, इंडस्ट्री लगे, रोजगार मिले। राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो नंबर 1 होगा और यही सोचकर काम कर रहे हैं। राजस्थान में गांव हो, शहर हो, यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने प्रगति की है। स्वास्थ्य को लेकर सरकार 22,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। राइट टू हेल्थ कानून दिया, ये सोच समझ कर दिया। ओपीएस और राइट टू हेल्थ को कामयाब करके दिखाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।